नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात भी दी। इसके अलावा किसानों, इसके साथ ही बजट 2023 पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में विराट भारत की मजबूत नींव है। पीएम ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। ये गरीब मिडिल क्लास के सपने पूरे करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा? अमृतकाल का बजट युवाओं को लोन और ट्रेनिंग दोनों मिलेगी, ये बजट में सामने आया। रोजगार पैदा करने पर इस बजट में सरकार का ध्यान दिया गया है। बजट पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए खास योजना बजट में तैयार की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना शुरू किए जाने की बात इस बजट के जरिए कही गई है। इसके साथ ही 1 साल तक जारी रहेगी मुफ्त अन्न योजना। जनवरी 2024 तक मुफ्त अन्न योजना जो है सरकार की, वो जारी रहेगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दी जाएगी, पैन कार्ड को। एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस की बात कही गई है। नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे, ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है। युवाओं को लोन, ट्रेनिंग। अब बजट की 7 प्राथमिकताएं। पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल एरिया। तीसरी बड़ी बात, प्राथमिकता युवाओं पर फोकस। चौथा, आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। पांचवा, संभावनाओं के दरवाजे खोलना। और इसके साथ साथ छठवां, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया इस बजट में। और सातवां, 6000 करोड़ की नई स्कीम। तो ये प्राथमिकता है बजट की, जो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताई। और बजट पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। चुनावी बजट है, मध्यम वर्ग लोगों को थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ किसानों की अनदेखी करी गई है, युवाओं की अनदेखी करी गई है, उसी तरह रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय है उसकी पूरी तरह अनदेखी करी गई है और ये बहुत ही निराशाजनक है। जो आपको उसमें नहीं लगता कि जो टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट दिए गए हैं वो, मैंने बोला है बहुत ही मामूली बेनिफिट मिले हैं लोगों को, लेकिन आज की जो महंगाई देखेंगे, जो पेट्रोल डीजल के दाम देखेंगे, जो सिलेंडर के दाम देखेंगे, जो खर्चा देखेंगे बच्चों को बड़ा करने के, तो मैं नहीं मानती हूँ कि इस तरह की जो थोड़ी बहुत रायतें दी गई हैं ये किसी भी तरह हेल्पफुल रहने वाली है। मुझे लगा था कि पहली बात तो आज बोझा आज गाज गिरेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस टूटी हुई थी। कोविड के बाद 81 करोड़ को अनाज देने के बाद सब पूरे देश का खजाना पूरा काफी गरीबों कल्याण में जा रहा था। आवास, मकान, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना में 6000 किसान खाता में पैसा, तो खजाना बहुत खाली हो गया होगा। तो बजट पे बोझ आएगा हम लोगों पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सरप्राइज कर दिया, ऐतिहासिक बजट दे दिया। ऐसा बजट की हम लोग सोच नहीं सकते थे कि मिडिल क्लास, पूरा मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान, खेतिहर किसान से लेके हीरा व्यापारी, आदिवासी, सब लोग बम बम हो गए। देखिए इस बजट में ना सिर्फ मिडिल क्लास को राहत मिली है लेकिन पूरे देश को इससे लाभ मिला है। और माननीय वित्त मंत्री जी के हर बजट को अगर आप देखें तो हर बजट में आपको नजर आएगा कि उन्होंने एक बहुत ही संतुलित तरीके से बजट बनाया है। आज भारत जो है वो विश्व के अर्थव्यवस्था में एक चमकता हुआ सितारा है और इस बजट के द्वारा वो कायम रहेगा। वो बजट हम लोगों ने एक ऐसा बनाया है जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, जिसमें एक स्थिरता आनी चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था में, वो स्थिरता जो है पूरी तरीके से कायम रहेगी। ग्रोथ बढ़िया रहेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन सब अगर आप पैरामीटर्स को देखें तो ये बजट जो है बड़ी अच्छी तरीके से इसको पूरा करता है। बहुत सालों से नॉर्थ कर्नाटका के जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां ये बहुत ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स थे,
ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सालों से अपर भद्रा प्रोजेक्ट से संबंध में मांग थी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के दौरान अपर भद्रा प्रोजेक्ट को फ्रूटिफाई करने के लिए और उसको रियलिटी में ले आने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज इस बजट में हुआ है। सरकार का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में मध्यम वर्ग के लिए नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं एवं वरिष्ठ नागरिकों के हमारे सर्विस सेविंग हमारे उनके सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम के लिमिट के लिए भी 9 लाख रुपए के निर्णय को भी स्वागत करता हूं। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर से दूर। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यानी 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः अमृत काल के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि साधुवाद देता हूं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है सुनील सर। भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और मनीष गुप्ता, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है मनीष सर। मनीष जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि अर्थशास्त्री भी हैं आप। आज देश का 75वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया सर। इस बजट को कैसे देखते हैं और आम जनता इस बजट से कैसी उम्मीद लगाए? ठीक है, मनीष गुप्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर साहब जुड़े हैं। प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। प्रदीप जी, अभी हमने बाइट सुन रहे थे डिंपल यादव की। डिंपल यादव अभी सांसद बनी है नई नवेली मैनपुरी से, और वो कह रही है कि मामूली सा बजट है, बहुत कुछ बेनिफिट्स नहीं है, सरकार ने मध्यम वर्ग का, गरीब तबके का खास ख्याल नहीं रखा, और महंगाई है वो अपने स्तर पर बरकरार है, महंगाई लगातार उछाल मारती जा रही है। तो फिर सरकार के इस बजट में जनता के लिए, गरीबों के लिए खास क्या है? देखिए, आदरणीय डिंपल जी सांसद है, मगर आदरणीय सांसद जी को ये सोचना चाहिए कि संपत्ति के वोट लेके आप सांसद बन गए। कभी अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए
कि आपने प्रदेश के जो बजट दिए वो पूरे क्यों नहीं हुए, और उन बजटों का क्या हुआ कि हवा ही हो गए। किसी चीज को कहते ना कि विपक्ष का काम है केवल बोलना, उंगली उठाना, कभी सच्चाई तक नहीं जाना। आज डिम्पल जी जब अपने गृह क्षेत्र जाती हैं सफाई, तो कितने घंटे लगते थोड़ा बताएं। जो इंफ्रा बनाए हैं वो कैसे बनाए, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि जो बजट बना विकास के लिए और जो बजट पहले विकास के लिए 2021-22 का बना, क्या उन्हें उसका भी याद होना चाहिए। जो आज हाईवेज बने हैं, अखिलेश जी जब निकलते हैं सफाई से और चंद घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं, तो इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए, रखना भी चाहिए कि आज आप जो उंगली उठा रहे हैं गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, ये हेलो जी सर सुन रहे हैं। ये जो बजट बनाया गया है, ये देखिए देश में जो बजट बनाया है, ये सरकार बैठी है वो इस चीज का विशेष ध्यान रखती है कि नीचे सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्तियों को कैसे लाभ पहुंचे। हाँ ठीक है, लेकिन सर निर्मला सीतारमण संसद में कह रही थी कि आपने देखा कि महंगाई नीचे आई है, हमने कदम उठाए हैं, महंगाई का डाउनफॉल हुआ है हिंदुस्तान में। लेकिन सर नजर तो नहीं आ रहा कहां आई है महंगाई नीचे, मतलब जनता को तो नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, भूदेव शर्मा कह रहे हैं कहां आई है नीचे महंगाई, लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल एलपीजी। मैं तो यही पूछना चाहता हूं, जो ये महंगाई की बात कर रहे हैं कि शायद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं है तो थोड़ा वो भी बता देती है आज कि मेरे टाइम में कितना आंदोलन हुआ इस महंगाई को लेकर। राजीव जी बताते हैं कि कितना आंदोलन हुआ इस गरीबी को और इस बेरोजगारी को या इस महंगाई को कम करने के लिए हर सरकारें विफल रही हैं, पीछे से लेकर अब तक। मोदी सरकार का बजट अभूतपूर्व है, भूदेव शर्मा प्रदीप भटनागर कह रहे हैं, और महंगाई का ग्राफ नीचे हुआ है। देखो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ और प्रदीप जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मान लिया कि वो महंगाई को कंट्रोल करने में विफल रहे हैं। हाँ। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस महंगाई का नाम लेकर के जब 1 रुपया बढ़ता था गैस पे, तो आप रोड पे आकर के नाचते थे, और आज क्या सिलेंडर के दाम है, क्या आप जनता के बीच में जाकर के देखिए कि टमाटर सब्जियां ये कितने महंगे हो चुके हैं। ये उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छी बात है कि आपने ये माना कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और रही बात बजट की, तो मैं बजट पे देखिए अभी अर्थशास्त्री जी हैं डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं कि आज जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, पूरी जनता ये जानना चाहती है, उन मुद्दों पर ये बात करना क्यों नहीं चाहते हैं। न तो ये महंगाई की कोई बात करते हैं, न इन्होंने जिस तरह से मध्यम वर्गीय और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी जेब को काटने का जो काम किया है, मुद्दों से भटका करके उनकी जेब को काट रहे हैं ये लोग, ध्यान भटका करके उस पर ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अब तो निर्मला सीतारमण जी को दोबारा से अर्थशास्त्र पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रही है कि ये आखिर आप किस देश का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र एक समाजवादी लोकतंत्र है, जिसमें देश के लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। कांग्रेस को बजट में खामी क्या लग रही है? बीजेपी तो कह रही है कि अमृत काल का पहला बजट है, और देखिए हमने टैक्स स्लैब बढ़ा दिया, 7 लाख कर दिया, कहां 5 लाख पे लगता था टैक्स, अब 7 लाख तक नहीं लगेगा टैक्स स्लैब। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये आखिरी वो जो अनाज योजना बढ़ा दी, 2024 तक गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा, निचले तबके को। आप कांग्रेस को खराबी क्या लग रही है सर? पॉइंट आउट कीजिए, टेक्निकल बातें कीजिए, घुमाइए मत। मैं टेक्निकल बातें ही बता रहा हूँ। मैं ये सबसे देखो टेक्निकल बातें बताएंगे, जनता को जो समझ में आना चाहिए वो चीजें आप सुनिए। मैंने अभी इन्होंने ये माना कि जनता तो ये समझ रही है कि भैया देखो पहले हम 5 लाख तक जीरो टैक्स भरते थे, अब हम 7 लाख तक जीरो टैक्स भरेंगे। गरीब समझ रहा है कि हमसे अब तक मुफ्त अनाज मिला कोरोना काल के बाद अब तक, और 2024 तक फिर मिलने वाला है। देखिए इन्होंने ये अब ये कुछ सच्चाइयां हैं जिनको ये स्वीकार करने लगे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये माना है कि जो पीएम केयर फंड बना था, हाँ, उसके बारे में इन्होंने सारी सच्चाई जो जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे उन्होंने माना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फ्री में अनाज दे रहे हो, किसके पैसों से दे रहे हो भाई? जनता का पैसा है। लेकिन आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप क्या किया है आपने? आप ये बताइए ना, आप क्यों नहीं बताना चाहते हो इस बात पे? आप 5 लाख से 7 लाख रुपए अगर स्लैब टैक्स में छूट दे देते हो तो जनता तो हर चीज पे टैक्स दे रही है। नहीं, आप ये बताइए कि जनता सब्जी खरीदने जाती है और क्या महंगाई दर है, पानी की बोतल क्या गरीबी दर है, एक बार पाकिस्तान 2-4 महीने रह जाइए, पता लग जाएगा आपको। फर्स्ट क्लास स्लैब को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं। मनीष जी सर बहुत स्वागत है आपका। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शुरुआत सवाल आप ही से मैंने किया था। मनीष जी कैसे देखें इस आम बजट को, क्योंकि अमृत काल का पहला बजट है और अगले साल 2024 में चुनाव भी होना है और इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो उस चुनाव के मद्देनजर देखें तो कैसा है,
और इसके साथ साथ आम लोगों के, आम नागरिकों के और गरीबों के मद्देनजर देखें तो ये बजट कैसा है, कितना फायदा कितना नुकसान, सीधे से अगर मैं एक बार में बोलूं, एक लाइन में बोलूं, हाँ तो ये बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। हाँ ठीक है, अगर आप इसको चुनावी बजट सुनना चाहते हैं तो ऐसे समझें कि अगर जनता का भला जनता से टैक्स लेकर हाँ जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हाँ। अगर उससे जनता का सुविधा होती है, फायदा होती है, जनता को लाभ मिलता है, लॉन्ग रन में देश का विकास होता है, हाँ और अगर इस विकास से जनता खुश होकर वोट देती है तो मैं कहूंगा ये चुनावी बजट है। और अगर हमें सोचना है कि इस देश के विकास के लिए अगर हमें ज्यादा सड़कें बनानी है, ज्यादा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रेल नेटवर्क तैयार करना है, हेलीपैड्स, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, अगर हमें हॉस्पिटल्स बनाने हैं, अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, अगर इन सब बातों को कहना है कि चुनावी बजट है, तो हाँ ये चुनावी बजट है, लेकिन ये देश के लॉन्ग टर्म के विजन का बजट है, ये विकास का बजट है, जिसमें हमने टैक्स स्लैब तो बढ़ाया, हाँ लेकिन टैक्स स्लैब का फायदा अमीरों को नहीं हुआ। हाँ यानी जो व्यक्ति 7 लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहा है, हाँ उस व्यक्ति को टैक्स में कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो 5 लाख तक जिसकी इनकम थी, 5 लाख से 7 लाख के बीच में, यानी जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सेक्टर का व्यक्ति है, जो 50, 60, 70 हजार रुपए की प्रतिमाह की आय वाला व्यक्ति है, उसको टैक्स में बड़ा फायदा मिला। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये समाजवादी टैक्स बोलेंगे इसको, समाजवादी बजट बोलेंगे, क्योंकि समाजवाद की धारणा के अनुरूप अमीरों से अधिक टैक्स, गरीबों से कम टैक्स, ये व्यवस्था इसमें रखी गई। अब इसके बाद देखिए जिस तरीके से रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, ठीक है, फार्मर्स 1 करोड़ फार्मर्स को, एग्री फार्मर्स का जो है जिसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग पे काम जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल फार्म पर सब्जियां और अनाज बिकेंगे तो महंगे बिकेंगे और उन्हें खरीदेगा उच्च वर्ग, उससे किसान को लाभ होगा। 1 करोड़ किसान का मतलब है कि 5 करोड़ किसानों की जीवनचर्या में आप बदलाव लाए। अब ऐसे ही आप बात करते हैं कि जैसे बैटरी पर आपको कस्टम ड्यूटी आपने कम किया है ना, महिलाओं की, तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप प्रमोट करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट होगा तो क्या होगा, देश में ऑयल पे जो खर्चा हो रहा है, जो फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, वो बाहर जाने से बचेगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट मिलेगा तो फिर अब पेट्रोल डीजल महंगा है, सरकार फिर बिजली महंगी कर देगी। अरे देखिए, विपक्षी दल तो पहले से स्वयं तय कर लेते हैं आज क्या बोलना है। हाँ, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर सस्ते हुए और पॉपुलर हुए तो हमें जो ऑयल में जो पैसा देना पड़ता है ना, वो पैसा हमारा बचेगा, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के और कई काम कर पाएंगे, अपनी आर्मी मजबूत कर पाएंगे। अगर हमें ऑयल में कम पैसा खर्च करना पड़ा, हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हुई, तो जो ओपेक कंट्री के लोग हमें धमकाते हैं वो धमकाना उनका कम हो जाएगा। इसकी वजह से वैश्विक राजनीति में भी भारत का परचम थोड़ा और बेहतर फैलेगा। जी, ये है। ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपने तो भारत के अब तक काफी सारे बजट देखे और तमाम बजटों से तुलना करें और आज के बजट में सर क्या अंतर पाते हैं और कैसे इस बजट से भारत को ग्रोथ मिलेगी और 2047 तक का जो सपना है मोदी सरकार का कि 2047 तक भारत को एक समृद्ध भारत बनाना है, वो सपना कितना साकार होता नजर आ रहा है? मैं तो इस बजट को हवाई बजट कहूंगा जी। जिस तरीके से पहला बजट 2014 का था, हाँ, उसी तरीके से जो मोदी सरकार का अंतिम बजट है, हाँ, 2014 में जो वायदे किए गए थे, एक 2022 तक का टारगेट रखा था, हाँ, तो 2019 के बाद हमें जनता 2022 में भी लेकर के आएगी कि सारे लोगों को घर दे दिया जाएगा। हाँ, नमामि गंगे योजना आई थी, सारी गंगा साफ हो जाएगी, तो स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, एक साथ जब गाँव लेगा वो तृप्त हो जाएगा। तो 2014 के बजट की समीक्षा यदि कोई बीजेपी का बड़ा नेता कर ले तो समझ में आ जाएगा कि 2014 का बजट का अभी तक पूर्ति हो पाई हो, अभी तक एक योजना को पूर्ण कर पाए हो। और हर बजट में ये मोदी सरकार की तारीफ है, एक नया माहौल क्रिएट कर देते हैं वो, जिससे पिछला वाला भूल जाओ और नया वाला प्राप्त कर लो, नया वाला आप ले लीजिए। हाँ। आप ये बताइए, एक साल में आटे के भाव 9 से 10 रुपए किलो बढ़ गए,
इस पे कोई बात हुई? सरसों का तेल 100 रुपए से 250 रुपए किलो हो गया। लेकिन निर्मला सीतारमण तो सदन में कह रही है कि महंगाई को कंट्रोल किए हैं और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सदन में कहो, कहाँ कहो, ये तो सब लोग बैठे हैं, घर गृहस्थी का सामान सारे लोग खरीद के लेके आते हैं, तो इसमें मैं सीतारमण जो कहेंगी वो हम विश्वास कर लेंगे ना। आटा मैं खरीद के लाता हूँ, तो मुझे पता है ना कि आटे के भाव का क्या हो गए, सरसों के तेल के भाव क्या हो गए, हींग का भाव क्या हो गया, जीरे का भाव क्या हो गया है, सिलेंडर का भाव क्या हो गया है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन चुनावी माहौल होने के कारण के अगले इसी साल 9 राज्यों में है, तो उन्होंने एक मध्यम परिवार को राहत देने का काम किया है। और राहत देने का काम क्यों किया है, उसके भी आंकड़े सुन लीजिए। उन्होंने कहा 7 लाख तक टैक्स फ्री। 2021 की अपेक्षा 2022 में कर ले जाए तो टैक्स पेयर रहे ही नहीं, पैसा है ही नहीं लोगों के पास देने के लिए, सारे लोग खोखले हो गए। तो अब कहेंगे कि साहब 2 लाख और बढ़ा दिए हम, 5 लाख तक था, अब 7 लाख तक कर दो, टैक्स फ्री कर दिया उसको। टैक्स फ्री से क्या हो जाएगा? जब किसी व्यक्ति के पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप टैक्स फ्री करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कौन सी नई इसमें राहत दे दी? मुझे एक बता दीजिए। हेलीपैड की बात कर रहे हैं, कोई टाइम टेबल सेट किया? पिछले बार के बजट में 2027 था तमाम योजनाओं में, इसमें तमाम योजनाओं में आपने रखा है 2035 तक का। अरे भाई 1 साल का बजट है, 1 साल में आप कितना पूरा करके देंगे, ये बताइए। दूसरी बात, पिछली बार संसद में रिपोर्ट पेश हुई, संसद में रिपोर्ट पेश होते समय 850 योजनाओं में 450 योजनाएं लेट हो गई, और उन 450 योजनाओं का 5.5 लाख करोड़ बढ़ गया बजट। वहां से कहां से पूर्ति? मुझे तो इस बजट में दिखाई नहीं दी। 5.5 लाख कहां से लाएगी सरकार, कहां से कटौती करेगी? जिम्मेदार अफसरों को क्या हुआ? बर्खास्त हुए, कार्रवाई हुई, कौन जिम्मेदार है उन प्रोजेक्टों के लिए? कि जो आपने 1 साल पहले जो प्रोजेक्ट सरकार ने रखे देश के लिए, उसमें से लेट हुए, और उसमें से 60% काम हो गया। ना आप आगे जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो आप। और जब दोबारा स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जा रहा है, तो 5,40,000 करोड़ उसमें एक्स्ट्रा खर्च होगा पैसे का। वो 5,40,000 करोड़ कहां से सरकार लेके आएगी? जिनको 20 लाख करोड़ के आसपास, 19 लाख कुछ करोड़ में वो प्रोजेक्ट पूरे होने थे, वो 24 लाख कुछ हजार करोड़ में पूरे होंगे। वो तो 5.5 लाख का लगभग अंतर आ रहा है उसमें। तो वो कौन होगा? वो तो कांग्रेस ने भी इस देश को लुटो दिया। क्या कांग्रेस ने जो जो योजनाएं की वो 10-10, 15-15 साल में पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारी योजनाएं तो 50 साल में पूरी नहीं हो पाई। बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने आके पूरी की रेलवे की, और वही उसी लाइन पे आप लोग चल दिए। आपकी सरकार डिजिटल को बढ़ावा, ठीक है, जल्दी से जवाब जान लेते हैं। कर रही है आपकी सरकार। प्रदीप भटनागर जी, 2014 का बजट अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सवाल उठा रहे हैं सुनील कौशिक। नमामि गंगे, तमाम लोगों को घर मिल जाएगा 2022 तक का जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, ये तो सर अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो फिर ये 2023 का बजट और पिछले 2014 से लेकर 2022 तक 23 तक जितने भी बजट आए, वो तो इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगेगा। फौरी राहत तो आपने दे दी 7 लाख तक के टैक्स में छूट देके। जनता पार्टी से ये कौशिक जी किस पार्टी से हैं? ये कौशिक जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पार्टी से नहीं है सर, वो तो विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे। बिल्कुल कौशिक जी को शायद पता होना चाहिए, नमामि गंगे की जो बात कर रहे हैं, जो गंगा के अंदर सर्दी वाला पानी कानपुर जाया करता था, वो अब कहाँ चला गया थोड़ा सा। बिल्कुल कौशिक जी को ये भी पता होना चाहिए कि कौशिक जी ने जितनी सरकार आई, जिसने कभी गरीब के बारे में, छठ के बारे में नहीं सोचा, आज उस चीज को शुरुआत दी गई। गरीब देश ने आज उत्पन्नता दिखाते हुए आज लाखों लोगों को छत दी, उसके बारे में कौशिक जी को दिखाई दे देता। जो बहन बेटी हमारे खेतों में आज जो शौचालय में जाया करती थी, वो कौशिक जी को दिखाई नहीं देता। जल के लिए जो 10 लाख गांव में करीब 50 लाख लोगों को जो शुद्ध जल पहुंचाया गया, वो कौशिक जी को दिखाई नहीं देता। आज इंसाफ क्या होता है, कुछ लोगों के चश्मे इतने मोटे लगे होते हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। कभी ये नहीं दिखाई देते कि हम गरीबी के स्तर से उठ के कहां से कहां है। प्रधानमंत्री ने कि 2022 तक 23 तक किसानों की दोगुनी हो जाएगी। मैं बता हर बजट में आके जो भी बजट पेश करेगी भाजपा सरकार, अभी होगा तो भटनागर बैठ के कहेंगे नल दिखाई नहीं देते, शौचालय दिखाई नहीं देते। ठीक है, और तमाम मेहमानों के पास आप चर्चा में बने रहिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट की एबीसीडी आपको बता रहे हैं कैसा रहा आम बजट।
और इस बजट से किस तबके को कितना फायदा कितना नुकसान वो भी हम आपको बताएंगे। बजट की एक एक बारीकी को डिकोड कर रहे हैं प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं आशुतोष मिश्रा, हमारे सहयोगी जो किसानों के बीच मौजूद हैं। शुरुआत में आशुतोष आप ही के साथ करूंगा, किसानों के बीच हैं आप, बताइए उनकी स्थिति, क्या कहना है उनका, कैसा रहा उनके लिए बजट। ओवर टू यू आशुतोष। देखिए शिवम जी, आपको बता दूं, जिस तरह से ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था, तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें थी, काफी कुछ उन्होंने सोच रखा था कि हो सकता है कि इस बजट में उनके लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जब से बजट आया उसके बाद किसानों के बीच एक नाराजगी देखने को जरूर मिली है, क्योंकि लगातार अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में किसान लगातार एमएसपी के लिए और जो उनका भुगतान है, भुगतान प्रणाली के लिए लगातार यहाँ मांग करता आया है। हमारे साथ यहाँ पर कई किसान भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से ये बजट है, आखिरी बजट था दूसरे कार्यकाल का, तो किस तरह की इन्हें उम्मीदें थी और जो बजट आया है उससे क्या कुछ इनके सामने दिखाई दे रहा है जी, ना बताएं। विशाल अहलावत। विशाल जी, दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आ चुका है, क्या कुछ उम्मीदें थी आपको? भाई उम्मीद तो हमें सरकार से बहुत थी। भाई चुनावी साल आने लग रहा है, जो है किसानों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ये योजना लावेंगे निकाल कर, लेकिन बजट में तो हमें कुछ भी नहीं पाया। बजट बिल्कुल जीरो मिला। ना तो किसानों के कुछ कर्ज माफी के ऊपर जो है इन्होंने कुछ भी लाए, किसी फसल की बढ़ोतरी पे, कीमत पे बढ़ोतरी पे कुछ नहीं लाए। जो भी किसान को आमदनी का स्रोत है फसल बेच के, उसकी कीमत पे कोई बढ़ोतरी नहीं लाए। लाए तो केवल कर्ज, 20 लाख करोड़ का कर्ज बता रहे। भाई कर्ज आपको और ज्यादा मिल सके, कर्ज देके किसान की कैसे जो है मदद कर देगा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आय दोगुनी करने की बात हुई थी, दोगुनी तो छोड़ दो, ये तो जितनी थी उसकी भी आधी रहेगी। भाई जितनी भी खाद और जो बीज ला रहा जो है बाजार से किसान, वो भी इतने रेट डबल हो गए। गन्ने की अब तक जो है कीमत नहीं करी, तय करी इन्होंने अब तक भी। गेहूं का कोई रेट नहीं है, किसी भी फसल का जो किसान के जो है फसल है उस पर कोई नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा सरकार से है नहीं। और बजट में तो बिल्कुल, हमें तो बहुत उम्मीद थी, बिल्कुल जीरो मिला। चाचा आपको क्या लगता है किस तरह का बजट रहा ये तो कैसा भी नहीं रहा किसानों का। क्या उम्मीदें क्या थी आपको? उम्मीद तो बहुत थी और कुछ भी नहीं मिला, जीरो रहा बिल्कुल। और ट्वेल्व पे मीटर ठोक दिए जो किसानों ने ट्वेल लगाई, या नु कहते हैं बिजली माफ हो जाएगी, माफ क्या पता नहीं, और मीटर लगा देने को, मीटर और लगाओ, महंगी और कर दी। आखिरी बजट था दूसरे कार्यकाल, कुछ नहीं मिला किसानों को। आप बताइए दूसरा बजट कैसा रहा? बजट तो खराब रहा, पर हमें तो गाय बछड़ों से बहुत बड़ी परेशानी। बजट में हमारे तो ये भी तो आनी थी, हमारे सारी फसल उजाड़ के फेंक दी। इतना बुरा हाल कर दिया, हम कुछ कहे अभी परसों तो एक चक्कर भी मार दी, घायल कर दिया। और इतना नुकसान हुआ, कोई 20-25 30 थोड़ा पानी पास। और बजट से सारे भाइयों ने कहते बजट में कुछ मिला ही नहीं। मिलता तो कुछ बताते, मिला कुछ, जब कुछ मिला ही नहीं तो क्या बताते। पशुपालन के लिए मत्स्य विभाग के लिए इनकी बात हुई है, लेकिन जो जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, वो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन ये आय दोगुनी तो पहले से बताते आ रहे, ये दोगुनी कर किस तरह से रहे, ये तो कुछ फॉर्मूला हमें बताओ, किसान को बताओ तो सही। मत्स्य विभाग का बता दिया, बैंक में चले जाओ, एक लोन लेने के लिए बैंक वाला इतने कागज मांगने लगा, किसान पे जो भी पूर्ति नहीं हो पाती। भाई किसी भी प्रकार के सब हवाई बातें हैं सरकार की। आय दोगुनी करने के लिए कम से कम एक बार धरातल पे आके ये तो बतावे हमने किसान के लिए ये करा। एक काम की सरकार बता के दिखावे। 2000 रुपए बता रहे भाई जय किसान सम्मान निधि मिल रही। इस किसान सम्मान निधि में इतना बड़ा घोटाला है, 100 किसानों में से 20 को आ रही, 80 को आनी रही, और दावे कर रही किसान के जय नाम की किसान सम्मान निधि इतनी बड़ी वो दे दी, कुछ भी नहीं है। बीजेपी नेताओं के द्वारा इसे किसानों के हित कर बजट बताया जा रहा है। भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले तो इसे बजट को भी इतना बढ़िया बता रहे होंगे, बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये बताओ इस बजट में किसान के लिए है क्या? एक बात ऐसी कोई बीजेपी का नेता बता दे भाई इस बजट में जो किसानों के लिए हमने ये खास कर दिया या कुछ अलग से कर दिया। चुनावी साल भाई इसमें किसान की आय दुगनी क्या, हम तो कह रहे जितनी थी उतनी रह जाओ, तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। शिवम जी, ये थे हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भाई जो काफी कुछ उम्मीदें जो हैं इस बजट से लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में भी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब बने रहिए, आपके पास आएंगे आशुतोष। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा है, जो सवाल किसानों के हैं उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भटनागर भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी, किसान नाराज हैं, किसान कह रहे हैं कि सिर्फ कर्जा बढ़ाने की बात करती है सरकार,
20 लाख तक का कर्जा बढ़ाने की आपने कह दी कि कर्जा दे देंगे, लेकिन समाधान पे नहीं आते। किसान अभी भी नाराज, परेशान, हताश है सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था किसानों के विषय को लेके। किसान ऐसे भी जो यही नहीं पता कि 2000 रुपए जो सहायता दी जाती है उसके बारे में ये आती है, मगर उन्हें यही पता होना चाहिए कि जो मध्यम वर्ग के जो बेचारे 2 बीघे 4 बीघे वाले उनको दी जाती है, जिनकी आय बहुत कम है। ये भी किसी ने नहीं बताया कि एक प्रदेश की सरकार ने 33,000 किसानों का ऋण माफ कर दिया जो 2 लाख से कम का था। ये नहीं किसी ने बताया। किसी ने ये नहीं बताया कि एक प्रदेश के अंदर चीनी के जो रेट बढ़ाए गए उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। सर ये रियल किसान थे, किसी दल के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं थे सर, प्रवक्ता नहीं थे, किसान थे। हमारे सहयोगी गए आशुतोष ग्राउंड जीरो पर किसानों के बीच, और वहां से हमने बात की। मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से सुना मैंने, जो 2000 मैंने ग्राउंड जीरो से सुना मैंने। मैं वही बता रहा हूँ कि किसानों ने ये नहीं बताया दिन में भी लाइट मिलती है। पहले आधी रात को जाते थे पहले पानी लगाने खेतों में, आज दिन में जाते हैं। ये नहीं बताया किसी ने भी। आज ये नहीं बताया कि जो 1000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है वो नहीं ये कोई बताता। क्या है कि धरातल पे क्यों काम हो रहा है इसके बारे में आदमी नहीं बताना चाहता। सरकार बेनिफिट दे रही। आज से पहले सरकार ने किसी ने बीमा योजना दी, सफल बीमा योजना दी। फसल बीमा योजना सरकार ने चालू करी और सरकारें तो और भी रही। अगर इतनी सरकार अच्छी है बीजेपी की किसानों के लिए, तो किसान बार बार आंदोलन के लिए उग्र क्यों होते हैं सर देश के अंदर? तो ये वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो किसानों को बताना चाहिए। इस बार 21 गुना फसल ज्यादा हुई है, उसके बारे में आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे किसानों तक? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। सरकार में ही है ना, सरकार किसानों तक मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही। वैसे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कन्वेंस की बात वही तो मैं कह रहा हूँ, कन्वेंस की बात कर रहा हूँ कि जो कन्वेंस कर रहे, जो कानून बने थे किसानों के लिए और जो कन्वेंस के लिए जो आंदोलन जीवी थे, जिन्होंने ये साबित करने की पूरी कोशिश कर दी कि नहीं ये कानून जो है ये गलत है, ये फांसी वाले कानून है, और उसके बाद वो कानून वापस लेने पड़े। और आज क्योंकि कितना हुमर फैलाया कि जमीन छीन लेंगे इनके ये जो धनवान लोग हैं, मंडी खत्म हो जाएगी, बहुत चीजें। किसानों को भी पता है कि मंडी में रोज नए रेट आते हैं और रोज रेट चेंज होते रहते हैं। कभी ये भी पता है कि धनिया कभी 100 रुपए किलो ही बिकता है और कभी धनिया 10 रुपए किलो ही बिकता है। ये भी किसानों को पता होना चाहिए और पता भी। ठीक है, भूदेव शर्मा कुछ कह रहे थे अभी। भूदेव, हाँ, मैं थोड़ा सा कौशिक जी का बहुत कुछ सुना मैंने कौशिक जी के बाद से। अगर मुझे समय दे तो जवाब देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किसी भी समाजवादी कौशिक जी अर्थशास्त्र हैं देश में और विश्लेषक हैं। कौशिक जी को शायद पता होना चाहिए जिस हाईवे पे चलते हैं वो हाईवे कब बने और कब नहीं बने। बजट को ही कम कर कौशिक जी को यही पता होना चाहिए जो देहरादून, दिल्ली से देहरादून जा रहा है। प्रदीप भटनागर जी है, कौशिक जी नहीं है। प्रदीप भटनागर जी, हाँ। मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप ये बताइए कि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को कम तो कर ये आपको थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का युवा जो बेरोजगारी को आपने बढ़ाया है और देश का युवा जो नई युवा आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, बोलिए। मगर ये भी आपको सोचना पड़ेगा और ये भी सच बोलना पड़ेगा कि सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करा। ठीक है, ये लद्दाख के लिए क्या करा, आसाम के लिए क्या करा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट को कम क्यों किया गया? ठीक है, आशुतोष हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। आशुतोष, जरा किसानों से बात कीजिए। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, पहले ये नहीं होता था, उन सरकारों में ये नहीं होता था, हमने ये नई पहल की है, लेकिन किसानों तक पहुंच पा रही है क्या वो नई पहल जो सरकार कर रही है लगातार? आशुतोष, आशुतोष मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशुतोष, सरकार कह रही है कि पहले की सरकारों से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए नए नए आयाम गढ़े हैं, किसानों के लिए बेहतरी की है, उनकी फसलों के लिए, उनके एमएसपी के लिए। किसानों की इस पर क्या राय है? जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के लिए लगातार बहुत बड़े काम किए गए हैं, तो बता दूं अब मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिन से लगातार किसानों का जो है वो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, मोर्चा लगा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर ही मोर्चा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी बातों को किसानों तक पहुंचाने में असफल दिखाई जरूर दे रही है, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है मोर्चे का। वहीं अभी हमने यहाँ भी कुछ किसानों से जो बात की वो भी कहीं ना कहीं बजट को लेकर जो है उनमें आक्रोश दिखाई दे, क्योंकि काफी कुछ दोबारा जाइए प्रदीप, आशुतोष, और एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि वाकई में किसानों तक लाभ पहुंच पा रहा है क्या, फिर कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है सरकार और किसानों के बीच जिसलिए इस तरह की तकरार बार बार होती है? आशुतोष,
ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है, आशुतोष से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क बार बार नहीं सध पा रहा है। प्रदीप भटनागर साहब, आरोप तमाम सारे हैं सरकार पर, क्योंकि बजट तो हर साल आता है और हर साल नए नए वादे किए जाते हैं, बजट में नए नए दावे सरकार करती है। किस तरह से सेंसेक्स में रफ्तार में उछाल आया था मार्केट के अंदर, और वहीं 1-1.5 घंटे के बाद क्या स्थिति हुई आपने देखा? देखिए, किसानों की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, किसान के बारे में अगर सरकार में हमारी हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे अन्य सरकार हो, अगर किसानों के बारे में नहीं सोचेगी तो देश का आदमी अन्न कैसे खाएगा? जो सरकार में बैठे हैं चाहे नेता हो, सबको अन्न चाहिए पेट भरने के लिए। अगर किसानों के लिए देखा नहीं जाएगा तो अन्न कौन? ये कोई बताता है? कभी रवि सरकार झारखंड में थी तो जो ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर दिए गए उनको 0 उसके बारे में बताया। मैंने भी आपको बताया कि 33,000 से ऊपर किसानों को ऋण माफ किया गया, इसके बारे में कौन बताएगा? मैंने भी बताया आपको। आज जो है उत्तराखंड में भी आज जो है डॉक्टर जो है वहां के गरीब, वहां पे किसानों को फूलों की खेती करना सिखा रहे हैं। तो सरकार की उपलब्धियां हैं कि किस तरह से फसल उगे, टेस्ट कैसे मक्की टेस्ट करके बताते हैं कि आपके क्या उगाना चाहिए क्या नहीं उगाना चाहिए। ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। कभी किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 20,000 के अंदर सोलर पैनल ट्यूबवेल लगा दिए। ये सब चीजें राज्य सरकारों को जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए, वो करनी भी चाहिए और उन्हें आगे आगे करनी चाहिए। मगर अफसोस की बात नहीं कि जो विपक्ष में बैठे, जो विपक्ष की मेंटेलिटी रखते हैं, जो आंदोलन जीवी समझ के अपने आप को काम करते हैं, यही तो विडंबना है कि उन्हें सब कुछ 0 लगता है। ठीक है, क्या देश में कभी पता था सोलर क्रांति इतनी बड़ी आएगी कि आप तीसरे चौथे नंबर के देश बन जाएंगे? भूदेव शर्मा, इसमें क्या खराबी है? अगर सरकार ने कह दिया कि 2024 तक अनाज मुफ्त मिलेगा गरीबों को, तो ये तो अच्छी बात है ना सर गरीबों के लिए? नहीं, बिल्कुल, हमने कब कहा कि अनाज मुफ्त मिलने में कोई परेशानी है। मैंने अभी 1-2 सवाल पूछे, उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को आप कम कर दिया आपने, जहाँ एक और आपको शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए था। तो क्या आप युवाओं को अब पढ़ लिख करके देश को विश्वगुरु नहीं बनने देना? शिक्षा के बजट में जोर तो दिया गया, बच्चों युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, उम्र के हिसाब से किताबें मिलेंगी, 38,800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे। और क्या करे सरकार शिक्षा के लिए? नहीं, बजट में देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से, बड़ी घोषणाएं तो ये 2014 से करते आ रहे हैं। वो तो टीवी पे जब भी मोदी जी आते हैं तो वो भी फेंकते हैं लंबी, लेकिन क्या उनमें से कुछ पूरा हो पाता है? आप ये बताइए, आपने बजट को कम करने का प्रयास किया, जबकि शिक्षा पर और आपके रिसर्च पर बजट को बढ़ाना चाहिए, जिससे देश को विश्वगुरु बनाया जाए। हम दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम हो, हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये केवल और केवल उद्योगपतियों के काम करने वाली सरकार है। उनके हिसाब से बजट बनाती है। 5 लाख से 7 लाख रुपए आपने किया, लेकिन देश के लोगों की 90% लोगों की इनकम कम हो गई। जो लोग 7 लाख कमाते थे वो 5 लाख पे आ गए, जो 5 कमाते थे वो 3 लाख पे आ गए। लोगों को इनको ये पता होना चाहिए कि खाने के अलावा, इन्होंने कहा कि फ्री में अनाज देंगे, अभी इनको ये बताइए कि खाने के अलावा क्या बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए? उनके बच्चों को आप केवल फ्री में अनाज देते रहोगे? केवल जिंदा ही रहना इस देश में है क्या? उनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए क्या? उनको शिक्षा नहीं चाहिए? उसके लिए वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे? महंगाई को कंट्रोल आपने नहीं करने की कोई बात की, महंगाई आप कंट्रोल करना नहीं चाहते, चलो अच्छी बात है, आपने ये स्वीकार भी किया चैनल पर आकर के। तो ये सारे सवाल है जिनका जवाब ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन भटकाने का काम करेंगे। किसानों की आय दोगुनी होनी थी, कोई मतलब नहीं है। 2014 में जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। अभी बताया कि स्मार्ट सिटी कहाँ है, ढूंढने निकलोगे तो स्मार्ट सिटी नहीं मिलेगी। और अभी इन्होंने ये इतना झूठ बोलते हैं टेलीविजन पर आकर के कि अगर आप हकीकत में देखो कि इन्होंने कहा कि रेलवे को फाटक मुक्त कर दिया गया है। मैं और तो छोड़िए, मैं गुजरात के फाटक कई सैकड़ों फाटक बता सकता हूं जिनमें आज भी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए फाटकों की जरूरत होती है। तो ये आकर के टीवी पे बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है। जो रियलिटी है उस पर जाकर के चेक कीजिए। अभी आपने सुनाया किसानों की बातें, लेकिन ये नहीं मानेंगे। हो सकता है इनको ये खालिस्तानी बोल दें, पाकिस्तानी बोल दें। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा, जनता इनसे जवाब लेगी। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक सर, प्रधानमंत्री मोदी बजट भाषण के बाद थोड़ी देर के लिए टीवी पर लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान की बात की गई है इस बजट में। निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स की उन्होंने बात कही कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस मना रही है और जो मिलेट्स है सर हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब आगे से घुमा फिरा के फायदा किसान को पहुंच रहा है इस मिलेट्स के जरिए। किसान के खेत में मिलेट्स हो रहा है। आप दुनिया भर में
मिलेट्स की गूंज है। मन की बात अभी रविवार को किया था प्रधानमंत्री ने, उसमें मिलेट्स की बात की। भारत में तो है, लेकिन भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। सोनी जी, क्या आपको ऐसा लगा था कि मोदी जी आकर के बजट की समीक्षा करेंगे? अरे वो तो कहेंगे ही भाई, उनके वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उनकी सरकार ने बजट पेश किया है, वो तारीफ नहीं करेंगे तो कौन तारीफ करेगा? ये तो मिलेट्स से फायदा तो किसानों को, ये बात तो मानते हैं ना? होगा ना, तब देखा जाएगा ना। अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि मोटे अनाज क्या पहले उगता नहीं था क्या देश में? क्या सप्लाई नहीं होता था? ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया किसानों को दिखाने के लिए, जैसा आप मोटा अनाज भी करिए। मोटे अनाज आप बताइए, जो चीजें हैं उनको तो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार, भारत सरकार ये मानती है ईमानदारी से कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कौन सी समीक्षा मोदी सरकार ने की जो कह दिया 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाएगा? कोई रिपोर्ट है इनके पास क्या? कोई आंतरिक रिपोर्ट है क्या इनके पास कि 80 करोड़ लोग खाना खाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं है क्या? कोई तो कम से कम रिपोर्ट उन्होंने कराया होगा, आंतरिक समीक्षा कराई होगी। तो दूसरी बात, क्या केवल उनको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए? ये सरकार ये जानती है कि इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सरकार दे रही है तो उनके बच्चे नहीं है क्या? ठीक है, आशांश पंडित हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से। दूसरी बात मैं एक और जल्दी से भटनागर जी बैठे हुए हैं, जल्दी से सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए सोनी भाई। तो भारत सरकार ने अभी पिछले साल असीम पोर्टल बनाया, और असीम पोर्टल इसलिए बनाया कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ये मैं नहीं कह रहा, संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है, संसद में पेश हुई। उसमें इन्होंने स्क्रीनिंग की, और स्क्रीनिंग करने के बाद इन्होंने 29 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन उस पर कराया। हाँ। और 350 नियोक्ता कंपनी उसमें रजिस्ट्रेशन में आई जो स्क्रीनिंग की भारत सरकार ने। हाँ। और नौकरी कितने लोगों की लगी? 56,000 लोगों की। तो आप ये बताइए क्या कर रही है सरकार? 29 लाख लोग जो है, जहां सरकार स्क्रीनिंग करती है और ये मानती है कि बेरोजगार है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, 350 कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती हैं। ये संसदीय समिति ने भारत सरकार को लिखा है कि जो सरल जो आपका पोर्टल था असीम पोर्टल, उसके माध्यम से ये सूचनाएं आई हैं, क्या करेंगे आप? दूसरी बार मैंने ठीक है, इसका जवाब जानेंगे प्रदीप भटनागर से, लेकिन आशांश पंडित भारतीय किसान यूनियन से हमारे से जुड़े हुए हैं। आशांश जी, किसान कितने खुश हैं सरकार के इस बजट से? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी आशुतोष ने कुछ बात कराई थी किसानों से, वो तो सर नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं, सिर्फ किसानों को कर्ज देने की बात करती है सरकार, बाकी कुछ बात ही नहीं करती किसानों को। भला कैसे हो? देखिए, एक चीज मानिए सोनी जी, मैं लगातार सुबह से जब बजट नहीं आया था, हाँ। तब से लेकर अभी तक लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से हाँ। इस बजट की क्रिया प्रतिक्रिया को दे रहा था, और मैं आपको बड़े खेदपूर्ण तरीके से इसको कहना चाहूंगा हाँ। कि यह बजट सामान्य बजट किसानों के लिए नहीं था, क्योंकि यह वर्ष किसानों के विकास का, ये अगर हम लोग दूसरी भाषा में कह ले कि यह बजट किसानों के लिए विकास बजट के तौर पर आने वाला था। कैसे? यह बजट सन 2022 का बजट, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने की बात, पहली बात, किसान इस बजट को बहुत ही आशापूर्ण नजरों से कैसे देख रहा था, मैं बात को प्रारंभ कर रहा हूं, इसको पूरी हो जाने दीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा समय लेकर के कंप्लीट करूंगा। दूसरा बिंदु, किसान इसमें दूसरा बिंदु एमएसपी की गारंटी को देख रहा था। अभी लगातार सभी लोग ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, हर आदमी जिससे भी बात करो कहेगा ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, मैं भी कहता हूँ ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक खेती की बात तो कही जा रही है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती को कैसे कौन क्या करे, इसके लिए जिस प्रकार से मैंने पूर्व में भी इस चीज का सुझाव दिया था कि सरकार जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाती है, उसी तरह ऑर्गेनिक खेती के लिए युवाओं को कैसे खेती की तरफ आकृष्ट करना है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, कोर्स चलाने की आवश्यकता है, अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय, किसान जो सबसे ज्यादा बुआई के समय में जो देश की सबसे बड़ी समस्या, जो वो समस्या कोई यूपी एमपी बिहार की नहीं थी, पूरे देश में खाद की एक बहुत बड़ी किल्लत थी। हाँ। जिस किल्लत के लिए लोगों ने लाठियां खाई, एक एक बोरी के लिए लोग 6-6 दिन लौटे, और कई बार तो रिजल्ट हुआ कि
उस जिले में, जिस जिले में प्रति औसत हर व्यक्ति को, अगर उदाहरणार्थ बात करूं कि अगर 10 बोरी खाद की आवश्यकता थी तो उसको 2 बोरी खाद मिली। खाद की हम लोग इसको भी भाई महत्वता से देख रहे थे कि शायद इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था। जवाब जान लेते हैं सरकार की ओर से बैठे हुए प्रवक्ता। एक लास्ट बात और कहूंगा, इसके बाद आप आराम से उसका, कि एक ये भी बात देखी जा रही थी कि शायद सरकार की तरफ से डीएपी और यूरिया में कहीं सब्सिडी का भी प्रावधान आएगा और किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। ठीक है प्रदीप भटनागर, ना डीएपी यूरिया में सब्सिडी की बात हुई, ना एमएसपी पर गारंटी की बात हुई, ना ऑर्गेनिक खेती के प्रति कैसे युवाओं को आकर्षित किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, इसकी बात हुई। किसान जिस नजरिए से इस बजट को देख रहे थे सुबह से टकटकी लगाए हुए, उस पर तो सर बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रदीप भटनागर, मुझे लगता है जो किसान नेता बैठे शायद इन्होंने गांव छोड़ दिया, शहर आ गए। तो मैं इनके माध्यम से बता दूं कि किसानों के अंदर जिला स्तर पे नहीं, ऐसा कोई संविधान में लिखा है कि किसान गांव में ही रहेगा, शहर में नहीं रहेगा? समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर यही है कि दोषारोपण की झड़ी लगा देना आवश्यक है। जिस बिंदु पर चर्चा उस बिंदु पे बात नहीं है। शहर में आ गए, गाँव में आ गए, मेट्रो चले, सामंतवादी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। सवालों पे तर्क सहित जवाब दीजिए। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ, अगर आप सुनने की क्षमता रखते तो मैं सुनिए ना। मैं तो सुन रहा हूँ। जो जिस स्तर पे जो बात कर रहे हैं, आज किसानों की 21 गुना जो फसल हुई है, ऐसे नहीं हो गई है। जो आज फसल उगाने का जो तरीका है, जो लैब लगाए गए हैं जिला स्तर पे, उसके बारे में कहता हूँ लगाए गए हैं, तभी शायद थोड़ा बहुत बता नहीं पा रहे हैं। अगर आलू आज नंबर 1 का आलू उग रहा है, या सब्जी नंबर अच्छी उग रही है, आज सेब की फसल अच्छी हो रही है, टमाटर अच्छे उग रहे, लहसन आज 10 गुना ज्यादा हो रहा है, वो तभी तो हो रहा है कि आप और खाद के लिए लोग लाठी खा रहे हैं, बन गए हैं, और उसको मट्टी टेस्ट होकर बताया जाता है कि आपके बीच में नहीं बोले थे ना, आप भी अपने उनके बीच में बोलिए आशांक जी। सर प्रदीप जी। सर मैं सबको सुनता हूँ और मेरा काम, मैं बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर मुझसे सवाल किए तो मेरा काम है टोकना, मैंने टोक दिया सर। हाँ जी है जी, मैं अगर कहीं गलत बोल तो बिल्कुल। देखिए सरकार अगर किसानों की तरफ नहीं देखेगी तो देश कैसे पेट भरेगा? हाँ, ये किसान आज जो किसान चिल्ला रहे हैं, जो आपके माध्यम से दिख रहे हैं, वो किसान है जिन पर 100 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है। वो 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे वाला तो बेचारा है ही कहाँ? जिस गरीब को 2000 रुपए मिल रहे हैं, दिक्कत तो ये है कि जो धनवान किसान है उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, जो सवाल उठाए थे आशांक जी ने, जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब नहीं मिला। एमएसपी पर गारंटी की बात नहीं हुई अब तक, ऑर्गेनिक खेती को लेकर आपने कोई जवाब नहीं दिया, खाद की किल्लत को लेकर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं सर जहाँ पर खाद की किल्लत के लिए किसान खाद को लेने के लिए लाइन में लगते हैं यूरिया के लिए, और पुलिस आती डंडे पर साथी तितर करती है भीड़ को। पंजाब के अंदर किसान पे इतनी लाठीचार्ज हुई बेशुमार, राजस्थान सरकार ने लाठी मारी। जब सभे पे पहुंच चुकी थी खाद और यूरिया तो उसे क्यों नहीं बांटा गया? क्यों? केंद्र सरकार को बदनाम करना था। इसलिए कोई पूछेगा पंजाबी सरकार से कि मुख्यमंत्री के गेट पे आज भी किसान क्यों बैठे? मध्य प्रदेश में क्या दिल्ली की सरकार बता देगी कि 1 महीने बाद गेहूं खरीदेगा? मध्य प्रदेश में नहीं है क्या किल्लत खाद की? खाद की अब किल्लत कहीं नहीं है। खाद जो बाहर से आती है, धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है मध्य प्रदेश में। देखिए कहने को सब कुछ कह सकते हो आप, क्या है ना, सरकार कितना भी अच्छा कर ले, उसे कभी पॉजिटिव में लेना ही नहीं है, उसे तो माइनस में दिखाना हमेशा। नंबर कैसे बनेंगे? आप जितना बुरा करोगे तभी तो नेता बनोगे आप। तो जिस रोड पे चलते हो, जिस हाईवे पे एलईडी लाइटें लगी हैं, चांदनी में रहते हो, आप कैसे गलत सुना जा सके? ठीक है, बीच में नहीं बोलूंगा। सुनिए एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूँ। आशांश पंडित, एक सवाल है भटनागर जी तो ये बताया बात कर रहे हैं, बार एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं भटनागर जी। अरे भाई ये तो बता दो, 2.5 लाख से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी कारें बिक गई, इसके बारे में कौन बताएगा? भटनागर जी 5.5 करोड़ 5.5 लाख से मेन बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो सब्सिडी में मैं भटनागर जी की हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मुझको एक चीज का बस केवल हृदय में हाथ रख करके कसम खा करके बोलिए, क्या खाद की किल्लत है कि नहीं? 1000 करोड़ का देश ने मेकिंग इंडिया में क्यों बिना भाई? आइए जमीन पे बात करिए ना। अब आप बिल्कुल आंकड़ों पे चले गए। मैं कह रहा हूँ ये भी तो बताइए ना की किल्लत है कि नहीं? 85,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करा दिवाली पे, ईश्वर को जो कि मेकिंग इंडिया के तहत करा, उसे भी तो बताइए ना। अरे भाई सारा बुरा करोगे, बुरे बन जाओगे। भटनागर जी
मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, इतना बुरा 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 कहते हुए ना, अगर माँ भी अगर अपने बेटे को बुरा बुरा कहने लगेगी ना, नहीं तो नहीं नहीं, बेटा हमने बुरा बुरा ही नहीं जाएगा। कहा। हमने शुरू से कहा कि पिछली बार की अपेक्षा भी यहाँ बात आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा, दिक्कत तो ये है, हमने कहा कि ये बजट पूर्व के हिसाब से इस बार किसानों के लिए कुछ बेहतरी का था, लेकिन जितनी ज्यादा आशापूर्ण नजर से किसान इस बजट को देख रहा था, वो बजट में किसानों को नहीं मिला। आप सुनना नहीं चाहते। देखिए, अगर हमारे परिवार के व्यक्ति के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जाएंगे उसकी सराहना की जाएगी, यदि कहीं कमी है उसको बताया जाएगा, जिसमें संशोधन करके कैसे से कैसे किसानों की आय को, किसान परिवार की स्थिति को कैसे सुधारा जा सके। ठीक है, लेकिन क्या इस आम बजट से डॉक्टर सुनील कौशिक 2024 में और 2023 के विधानसभा चुनावों में सरकार को फायदा होने की उम्मीद है? जिस तरह से टैक्स स्लैब में राहत दी है सरकार ने, और सबसे बड़ी राहत होती है सर टैक्स स्लैब में राहत। फिर मैं समीक्षा करूंगा तो भटनागर जी फिर भटक जाएंगे मैं भटनागर जी से ये पूछ रहा हूँ कि एक बता दें मुझे इस बजट में किसानों के लिए एक योजना बता दें आज के बजट में। आप चाहते हैं कि किसान जो है हाथ फैला के, झोली फैला के आगे बढ़ा रहे, आत्मनिर्भर ना बने। नहीं, मैं भटनागर जी सवाल कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप आत्मनिर्भर ना बने। कहता हूँ आप लोगों ने जो 3 जो कानून निकाले गए, आपने उनका कितना विरोध करा, आपने उन्हें जो है आपने उनको जो देखिए सर, किसानों के लिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ इस बजट में, किसानों के लिए हुआ है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान दिया है सरकार ने। मैं बता देता हूँ आपको, डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपको बता देता हूँ, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर सरकार ने ध्यान दिया है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्रायोरिटी देगी सरकार, ये बात निर्मला सीतारमण ने कही है आज। अरे सोनी साहब सुन लीजिए, हाँ, अभी इन्होंने कर दिया 20 लाख। ये मत कहिए कि सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया किसानों के लिए, कृषि के लिए कोई ऐलान नहीं किया, ये कहना न्याय संगत नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐलान तो हुए हैं। आप सुन लीजिए, आप सुनो तो सही। एक योजना राजस्थान में किसानों का कितना बड़ा धोखा करा, 1.5 वर्ष मध्य प्रदेश सरकार रही, कितना बड़ा धोखा करा, छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा धोखा कर किसानों के साथ, कितना इन्होंने किसानों को। ठीक है, वक्त हमारे साथ कम है सर, समय की बाध्यता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक पत्रकार आपका बहुत शुक्रिया, भूदेव शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और शशांक हमारे साथ खड़े पंडित, शशांक पंडित भारतीय किसान यूनियन से, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट की एबीसीडी क्या है वो हमने आपको विस्तार से समझाई कि दरअसल ये बजट आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए किस तरह का मददगार साबित होगा। इसी के साथ चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।